हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। सभी का स्वागत है लेक्चर ऑफ बोहर मॉडल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनर्जी को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेडियस का एक्सप्रेशन देख लिया था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख लिया था। जो मेन पॉइंट्स हैं बोहर के वो सारे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। करेक्ट है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में हम लोग करते हुए चल रहे हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी क्या एनर्जी रहेगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी यार काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यार यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं, अलग अलग पॉइंट्स भी हैं। वो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, आराम से वीडियो देखो, एंजॉय करो सेशन को, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो पिक्चर क्या चल रही है। पिक्चर ये चल रही है कि ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका कोई सा भी शेल या फिर ऑर्बिट नंबर। ये न्यूक्लियस, ये कोई सा भी शेल या फिर ऑर्बिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये रहा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सही बात है, ये पिक्चर है। अच्छा, हमको अगर एनर्जी निकालनी है, हमको अगर एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी मतलब दो कंपोनेंट्स हैं एनर्जी के, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हमको तो क्या बतानी है, टोटल एनर्जी बतानी है। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमको दोनों बतानी है, काइनेटिक भी बतानी है, पोटेंशियल भी बतानी है। ठीक है, तो देखो यार, देखो यहाँ पे अगर यार ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई दूसरा चार्ज है Q2 एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, सपोज करो दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r। तो अगर कोई भी चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस, तो हमें पता है यार उनके बीच में फोर्स रहता है, कूलम्बिक फोर्स, जिसे हम कैसे निकालते हैं, K Q1 Q2 r स्क्वायर। करेक्ट। ऐसे ही सिमिलरली अगर दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं Q1 और Q2 और किसी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे आपने उसे रख रखा है, तो अगर सपोज करो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला रहता है K Q1 Q2 अपॉन R। K क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q2 प्रोडक्ट ले लो चार्जेस का, डिवाइडेड बाय R कर दो। फोर्स में R स्क्वायर आता था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में सिंपली आपका R आएगा। ठीक है, ये बात सही है ना। ये सारी चीजें यार, जो फॉर्मूले अगर आपको अभी नहीं पता है तो यार ये सारे फॉर्मूले फिजिक्स के हैं बेसिकली। जब आप फिजिक्स में 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हो, एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ये सारे फॉर्मूले आएंगे आप लोगों के। ठीक है, अभी यार ये समझते हुए चलो कि हाँ यार ऐसा होता है कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है, डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, K Q1 Q2 बाय r, और फोर्स कैसे निकलेगा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सही है। अब देखो ये आपने कोई एटम ले रखा है, तो इसका अगर मैं Z एटॉमिक नंबर मानता हूं, Z इसका एटॉमिक नंबर मानता हूं, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, Z प्रोटॉन्स होंगे। जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो प्रोटॉन्स होते हैं। करेक्ट। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, E प्लस E, है ना। एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, प्लस E। तो Z प्रोटॉन्स का कितना चार्ज हो जाएगा, Z इंटू E। तो यहां पे चार्ज कितना है, Z इंटू E। करेक्ट। तो देखो ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया, कौन सा, आपका न्यूक्लियस। दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। कोई ना कोई अगर दो चार्जेस प्रेजेंट है किसी डिस्टेंस पे, इनके बीच में डिस्टेंस भी कितना है, r डिस्टेंस है ना, रेडियस के बराबर डिस्टेंस रहेगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैं यहां से निकाल सकता हूं कि Q1 कितना है, ZE, Q2 कितना है, माइनस E। इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन के साथ आप चार्ज लेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, माइनस E रहता है अपॉन R। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है माइनस KZE स्क्वायर अपॉन R। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सही है, ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। तो हम लोगों को यार एक तो ये बात पक्की पता है कि काइनेटिक एनर्जी का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। करेक्ट है, ये तो यार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे है ना, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, अगर आप लोग इसमें फोर्सेस बैलेंस करते थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आपका दूसरा हथियार आता था। उस दूसरे हथियार को याद करो, क्या होता था दूसरा हथियार, दूसरा हथियार था आपका mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू KZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये होता था आपका दूसरा हथियार।
ये आपका दूसरा हथियार था ना यार, ध्यान है ना आपको, जब हम लोगों ने दो हथियार थे आपके, ये पहला हथियार तो क्या था, mvr इज NH/2 और दूसरा हथियार ये था जब फोर्स बैलेंस करते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स हम बैलेंस करते थे। तो इसको जरा काटो, इसको काटो। mv² की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, kZe²/r लिख सकता हूं। तो यहां से उठा के इसकी वैल्यू यहां डाल दो, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ रही है, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है हाफ kZe²/r, ये बन रहा है। तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी kZe²/2r, kZe²/2r। चाहो तो यार ये 1 हटा दो, 1 आगे अच्छा नहीं लग रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी का। आपको एक्सप्रेशन किसका निकालना है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो जो आपकी टोटल एनर्जी है टीई, क्या है टीई, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमेशा टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम रहेगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी देखो क्या हो जाती है, पोटेंशियल कितनी है, -kZe²/r प्लस काइनेटिक कितनी है, kZe²/2r। तो अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें, टोटल एनर्जी की हम बात करें तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा -kZe²/2r। ये क्या आ रही है, आपकी टोटल एनर्जी आ रही है, ये क्या आ रही है, टोटल एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यार देखो अब कुछ नहीं यार, अगर एक्सप्रेशन चाहिए वो बड़ा सा खौफनाक सा एक्सप्रेशन, जो ये आर है, ये जो आर है इसको चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर देना। हमने आर का एक्सप्रेशन तो देख रखा है, इधर आर का आप एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास वो खौफनाक सा टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी देख ली हमने, ये रही आपकी, ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी और ये रही आपकी टोटल एनर्जी। सही है, यहां तक चीज क्लियर है। अब आप जब सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू डालते हो, हम लोग यही करते थे यार, वेलोसिटी में भी सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू डालते थे, रेडियस में भी सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यू डालते थे, फिर एक बढ़िया सा कांस्टेंट आता था और n और z पे कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी आती थी, सही है। तो ऐसे ही जो आपका अल्टीमेट फॉर्मूला आता है टोटल एनर्जी का, जो अल्टीमेट फॉर्मूला आता है टोटल एनर्जी का, वो आता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये है एक तो एक्सप्रेशन, इसमें कांस्टेंट कितना है, -13.6 है और Z² ऊपर है, n² नीचे। Z ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर है, n ऑब्वियसली शेल या फिर ऑर्बिट का नंबर है। दूसरा एक्सप्रेशन इसका होता है, जैसे यार हमको पता है एनर्जी के यूनिट 2 रहते हैं जनरली, मतलब इस चैप्टर में हम लोग 2 काम में ले रहे हैं, वैसे तो और भी होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग 2 ले रहे हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात। जूल में बात करें, जूल में एक्सप्रेशन की बात करें तो इट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम, जूल पर एटम, ये रहा, ठीक है। तो जूल में अगर आपके एक्सप्रेशन की बात करें तो इट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो इट इज -13.6। तो यार मेजरली तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही यूज करने वाले हैं, मेजरली हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही यूज करते हैं। इसका एक्सप्रेशन भी सही है, -13.6, ठीक है। जूल में हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हालांकि जूल का एक्सप्रेशन भी आप लोगों को याद होना चाहिए, जूल का एक्सप्रेशन भी आप लोगों को याद होना चाहिए, करेक्ट है। चलो पहली बात तो ये देखो यार, ये जो नेगेटिव साइन है जो आपके टोटल एनर्जी में, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्या डिनोट करता है, ध्यान से देखो तो नेगेटिव है -13.6 या फिर -2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, तो नेगेटिव साइन डिनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव साइन डिनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपोजिटली चार्ज है, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खींच के रख रहे हैं एक दूसरे को। तो उसी के ही चक्कर में आपकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है, उसी के ही चक्कर में आपकी जो एनर्जी है उसका नेगेटिव साइन आता है। तो नेगेटिव साइन डिनोट क्या करता है कि यस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया,
है ना। एक और पॉइंट की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी को ध्यान से देखो, एकदम घूरो से। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और टोटल एनर्जी है के जेड माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो अगर टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम देखें तो सिंपली उसमें एक बस नेगेटिव साइन का अंतर है। टोटल एनर्जी को घूरो जरा और काइनेटिक एनर्जी को घूरो, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है, बिल्कुल। जरा पोटेंशियल एनर्जी को अब घूरो, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन तो है, एज वेल एज नीचे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डबल है। काइनेटिक और टोटल के पोटेंशियल एनर्जी डबल है। तो अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, किस किस का रेशियो पूछा जाए आप लोगों से, पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, तो रेशियो है जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है इट इज -2, काइनेटिक एनर्जी रहती है 1, टोटल एनर्जी रहती है -1। ध्यान से अगर देखो तो माइनस मैंने कहां कहां लगाया है, पोटेंशियल में और टोटल में। तो देखो टोटल में माइनस था, बिल्कुल, पोटेंशियल में माइनस था, बिल्कुल, तो वहां पे तो मैंने माइनस लगाया। काइनेटिक में माइनस नहीं था, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती यार, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। देखो देखो काइनेटिक एनर्जी में +1 है। तो ये रेशियो है आपका पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी का। इसके बारे में भी अभी हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक कुछ पॉइंट्स हो गए आपके एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको और पॉइंट्स बताऊंगा, फिर हम लोग उन पे भी क्वेश्चन करेंगे, है ना, उन पे भी फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फर्स्ट 4 बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो आपके पहले 4 ऑर्बिट हैं हाइड्रोजन एटम के, उनकी एनर्जी बता दो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी एनर्जी बता दीजिए। कैसे करोगे, सिंपल है यार, एक्सप्रेशन लिखो एनर्जी का। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की ही बात कर रहा है। तो एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। हाइड्रोजन एटम भैया, जेड तो कितना है, 1 है, जेड कितना है 1। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, E1 की बात करें, कितना -13.6, जेड की वैल्यू तो फिक्स्ड है, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो ये कितना आ गया आपका E1, E1 आ गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। E2 की बात करें जरा, E2 की तो -13.6 जेड का स्क्वायर, जेड तो फिक्स्ड है हाइड्रोजन के लिए, अपॉन 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E3 की बात करें तो -13.6 जेड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। E4 की बात करें, E4 की बात करें तो इट इज डालो, जैसे आपका हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये सोच रहे हो फटाफट फटाफट आपने कैसे लिख लिया यार, क्या आपको याद थे, बिल्कुल, मेरे को ये सारी वैल्यूज याद हैं। तो आज के बाद आपको भी ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, याद रहेंगी तो यार काफी कैलकुलेशंस आपके आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पहले 4 ऑर्बिट्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा यार, प्रीवियस वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे मेन पॉइंट्स, तो हम लोगों ने यार एक चीज पढ़ी थी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो ध्यान से देखो, पहले शेल में मतलब आप सबसे नजदीक हो न्यूक्लियस के, तो एनर्जी कितनी आ रही है, -13.6। थोड़ा सा आप दूर गए तो एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी बढ़ी ना, अरे -13.6 और -3.4 बड़ा कौन सा है, -3.4 है। फिर आप थोड़ा सा और दूर गए, -1.51 एनर्जी और इंक्रीज हुई। फिर आप और दूर गए तो -0.85 एनर्जी और इंक्रीज हुई। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 आपकी एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। तो यहां पे मैं अगेन लिख सकता हूं, मैंने बोला था ये चीज मैं प्रूव कर दूंगा, अभी प्रूफ भी हो गई है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन increases
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करती जाती है। तो देखो हम देख भी रहे E1 E2 E3 E4 है ना। तो ये आपका हो गया एक पॉइंट, ये आपका हो गया एक पॉइंट। अच्छा, इसी पॉइंट को अगर हम लोग जैसे एक नोड बनाते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन करते हैं, नोड बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल बताओ, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल बताओ, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल बताओ। अब देखो, अब आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, बताना जरा। इनफाइनाइट शेल की कितनी एनर्जी हो जाएगी? अरे कुछ नहीं यार, फॉर्मूले में डालो ना यार। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन किसी सॉरी जेड कोई सा भी हो, कोई सा भी एटम हो, कोई सा भी एटम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? फॉर इनफाइनाइट शेल, फॉर इनफाइनाइट शेल एन की वैल्यू तो क्या है? इन्फिनिटी है। तो डालो एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 जेड कोई सा भी हो अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी। एनर्जी क्या आ रही है? 0 आ रही है। एनर्जी क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो ध्यान से देखो, E1 था जो, वो -13.6, E2 -3.4, तो बड़ी वैल्यू बड़ी। E3 -1.51 और वैल्यू बढ़ी। ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पर सारी वैल्यूज देखो नेगेटिव में, सारी वैल्यूज देखो नेगेटिव में है। तो ऐसे नेगेटिव में नीचे नीचे आप जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली मैक्सिमम एनर्जी कौन से शेल की होती है? मैक्सिमम एनर्जी आपकी होती है इनफाइनाइट शेल की, और वो कितनी होती है? 0। क्योंकि इसकी मैक्सिमम एनर्जी क्यों रहेगी? क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो एनर्जी आपकी बढ़ती जाती है। और वो सबसे ज्यादा कितनी बढ़ सकती है? 0 बढ़ सकती है। एनर्जी पॉजिटिव में नहीं जा सकती, प्लस में कभी भी नहीं जा सकती है, ठीक है। माइनस में ही वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 0 को अप्रोच करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। और जैसे ही आप इनफाइनाइट शेल पे पहुंच जाओगे, जैसे ही आप इनफाइनाइट शेल पे पहुंच जाओगे, आपकी एनर्जी 0 हो जाएगी, एंड विच इज मैक्सिमम एनर्जी, विच इज मैक्सिमम एनर्जी, विच इज मैक्सिमम एनर्जी। आई है बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है। अब चलो, अब आप लोगों को इस रेशियो पे क्वेश्चन कराता हूं, जो मैंने आपको पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी का जो रेशियो बताया है, उस पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, उस पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। बोल रहा है फाइंड टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसके टोटल एनर्जी बता दो, पोटेंशियल बता दो, एंड काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। उस रेशियो को आपको यूज करना है। चाहो तो मैं यहाँ पे रेशियो वापस लिख देता हूं, पोटेंशियल इज टू काइनेटिक इज टू टोटल एनर्जी। क्या रेशियो था? -2:1 इज टू -1। कैसे करोगे? आपको जो फॉर्मूला पता है वो तो यार टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है सिर्फ। क्या था? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको तो यही पता है यार, आपको तो यही फॉर्मूला पता है। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 जेड का स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, तो अगेन एन की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। तो ये, तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत आसान है यार, सिंपली आप फॉर्मूला लगाया, आपने टोटल एनर्जी निकाल दी। अब हमको यार वो पोटेंशियल और काइनेटिक भी पूछ रहा है, हमको वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करो, आप लोगों को जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, देखो टोटल एनर्जी तो हमेशा आप लोग फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी तो आप लोग हमेशा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कुछ नहीं करो, ये जो आपकी टोटल एनर्जी आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका नेगेटिव साइन झाड़ दो, इसका नेगेटिव साइन हटा दो, नेगेटिव साइन हटा दो, नेगेटिव साइन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं, सिंपली माइनस साइन हटा दो टोटल एनर्जी से, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। माइनस साइन हटा दो। अच्छा, अब बचा पोटेंशियल एनर्जी।
अब आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ नहीं, जो भी आपका टोटल एनर्जी आई है उसको एज इट इज विद साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एज इट इज विद साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये रहा 2 और ये रहा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद साइन लिया है, देखो मैंने टोटल एनर्जी को विद साइन -13.6 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो कितनी आ रही है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टोटल एनर्जी तो आप लोग हमेशा निकाल लोगे, कैसे? कुछ नहीं है, फॉर्मूले में डालोगे वैल्यू, फॉर्मूले में डालोगे वैल्यू, आपके पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। उस टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन झाड़ देना, टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन झाड़ देना, आपके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उस टोटल एनर्जी को एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बात बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। क्लियर है, ये चीज सही है। और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें, चलो और क्वेश्चन करते हैं। कुछ रेशियो वाले क्वेश्चंस करते हैं। रेशियो है, बोल रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। चलो भैया, है ना, स्टार्ट हो जाओ। आसान है यार, ये तो यार हमने रेडियस में भी देखे हैं, वेलोसिटी में भी देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो अब हम लोग यार बड़े प्यार से कर सकते हैं। करो, आराम से अटेम्प्ट करो। फिर और टाइप के कुछ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग करते हैं। ठीक है, करिए इसे। देखो, पहले तो एक्सप्रेशन लिख लिया करो एनर्जी का, कितना है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन। तो E3 थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन। तो देखो कितना हो जाएगा -13.6। Z की वैल्यू कितनी है बेरिलियम के लिए? 4 Z²/n²। सही है। और क्या बोल रहा है? फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। तो ये कितना हो जाएगा -13.6 Z का स्क्वायर। Z कितना है लिथियम के लिए? 3 अपॉन n²। n कितना है? 5 ही है ना? यस, बिल्कुल 5 करेक्ट है। बस अब कुछ नहीं यार, Z²/n²। अब कुछ नहीं यार, आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3, तो Z²/n² और फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, तो Z²/n²। सही है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं, अब बस यार डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देने से क्या होगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, -13.6 कैंसिल हो गया। ये देखो क्या बन रहा है, ये ऊपर जाएगा। देखो क्या बन रहा है, 4 × 4 × 5 × 5 अपॉन 3 की पावर 4 आ रहा है नीचे, है ना। 3 × 3 × 3 × 3। बस अब कुछ नहीं यार, इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, ये चीज सही है। और क्वेश्चन करें। ऐसा ही एक और सा रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक और रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है इफ एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन इज x। ठीक है, देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, then calculate energy of sixth excited state of helium plus ion in terms of x। चलो ये कर दो भैया, ये कर दो। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। करो, देखो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ बोहर ऑर्बिट है किसका? लिथियम +2 आयन का। तो E4 किसका? लिथियम +2, यही है। तो देखो -13.6, Z की वैल्यू कितनी है? 3
जेड की वैल्यू कितनी है 3 हो गई ना यार, 3/3² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, सिक्स एक्साइटेड स्टेट। तो पहली बात तो यार ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है। सिक्स एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, शेल नंबर कितना हो जाएगा 6 + 1, तो आपका ये हो जाएगा शेल, 7th शेल हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये क्या हो गया, E7 हो गया। E7 लिख दूं किसका, हीलियम+1 का, हीलियम+1 का। तो ये देखो क्या हो गया -13.6 Z², हीलियम के लिए 2/n², n कितना है 7 का स्क्वायर। सही है। अच्छा देखो, आपको इसकी एनर्जी, फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम+2 की एनर्जी कितनी दे रखी है, x दे रखी है। इसकी एनर्जी क्या मान ली हमने, x मान ली। इसकी तो आपको एनर्जी दे रखी है x, इसकी एनर्जी मान लो y। अब कुछ नहीं, क्या करना है, क्या बोल रहा है, y को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ x, यही तो बोल रहा है ना। 7th शेल क्या, जो हीलियम+1 है आयन आपका, उसकी एनर्जी क्या मान ली मैंने y, उसको एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ x। बस सीधा सीधा इतना सही पूछ रहा है। अब कुछ नहीं यार, डिवाइड कर दो यार, कुछ नहीं, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे, ये काटा पीटी हो गई, काटा पीटी हो गई। देखो क्या बन रहा है डिवाइड करके, देखिए इधर तो आ रहा है x/y, और इसको जरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3² × 7² / 4² × 2²। करेक्ट है। तो जो y आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 441/64x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना यार, मेरे पास तो सॉल्व किया हुआ रखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y को हमने एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, तो यही है आप लोगों का आंसर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ठीक है, ये चीज सही है। चलो अब एक नोट लिखते हैं, नोट लिखते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। ये बेसिकली जो नोट होते हैं ना आपके, यार डायरेक्टली ये सवाल बन सकते हैं। आप अगर कुछ मॉड्यूल कर रहे होगे, कुछ आप बुक कर रहे होगे, तो आप देखोगे इसमें डायरेक्टली यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नोट से आपके सवाल होंगे। तो देखो नोट है आपका, नोट है, बोल रहा है एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive shells decreases as we move away from, as we move away from nucleus। बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive shells, मतलब जैसे आपके 2 कॉन्जुगेटिव आजू बाजू वाले शेल्स, मतलब 1 और 2 के बारे में बात करें, 2 और 3 के बारे में बात करें, 3 और 4 के बारे में बात करें, 4 और 5 के बारे में बात करें, तो अगर आप एनर्जी डिफरेंस कॉन्जुगेटिव शेल्स में अगर निकालोगे तो डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे। तो मतलब जो आपका जैसे E2 और E1 है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालो, E2 - E1 निकालो, तो ये सबसे बड़ा आएगा। रेदर देन आप जब E3 - E1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, कॉन्जुगेटिव शेल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाता है। ऐसे ही आपका E4 - E3 होता जाएगा एंड सो ऑन। देखो दो अलग अलग बातें हैं, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो एक बात है आपकी, ये एक बात है सिंपली शेल की एनर्जी की। देखो यार ध्यान से समझो, ये आपका E1 एनर्जी है, E1 की एनर्जी, ये E2 की एनर्जी, ये E3 की एनर्जी, ये E4 की एनर्जी। तो आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, शेल की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है, वो एकदम सही है, वो एकदम सही है। ये एक अलग बात है। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, और वो भी किसके, कॉन्जुगेटिव शेल्स के बीच में। वो चीज डिक्रीज करते जाती है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं हम। ठीक है, तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना। चाहो तो अगर प्रूविंग के लिए चाहिए आपको, तो देखो यहां पे हमने जो फर्स्ट 4 बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के निकाले हैं, तो चाहो तो इन दोनों को आप डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, E2 - E1 लो। E2 - E1 लोगे तो आपका आएगा ये 10.2 का डिफरेंस, देख लो 10.2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में डिफरेंस लो, तो ये कितना आएगा, 1.9 का आएगा डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कम हुआ ना, इस डिफरेंस की ही तो बात कर रहे हैं। डिफरेंस कॉन्जुगेटिव शेल्स में कम होता जाता है, लेकिन एनर्जी हर किसी शेल की तो इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ऑलराइट। चलो और देखो, और देखो, और है आपका, जैसे अगेन नोट में ही लिखते हैं, बहुत नोट लिख रहे हैं ना, बहुत नोट लिख रहे हैं ससुरा। चलो एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस
बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स। कोई से भी दो आपको शेल दे रखे हैं, उनके बीच में आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना है। जैसे देखो यार, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा सपोज करो कोई सा भी एक शेल, ये रहा सपोज करो कोई सा भी दूसरा शेल, ठीक है। सपोज करो दिस इज N1, दिस इज N2। N1 में क्या मान रहा हूं, लोअर ऑर्बिट। N1 में क्या मान रहा हूं, लोअर ऑर्बिट मान रहा हूं, और N2 क्या मान रहा हूं मैं, हायर ऑर्बिट, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट नहीं है, अगेन लोअर और हायर ऑर्बिट है, ठीक है। और Z मैंने इसका क्या ले लिया, एटॉमिक नंबर। Z आप ले लो इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, आपका इन दोनों के बीच में कोई से भी दो शेल्स हैं, एक लोअर ऑर्बिट है एक हायर ऑर्बिट है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल रहेगा यार। इन दोनों के बीच में कुछ भी एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। इस एनर्जी के डिफरेंस को ही मैं डेल्टा ई बोल रहा हूं, और इसको ही मेरे को कैलकुलेट करना है। यही मैं इंटरेस्टेड हूं कि यार डेल्टा ई में कैसे निकाल सकता हूं। तो देखो कुछ नहीं यार, बहुत आसान है। डेल्टा ई बेसिकली क्या रहेगा, डेल्टा ई बेसिकली क्या रहेगा, आपका एनर्जी ऑफ N2 शेल माइनस एनर्जी ऑफ N1 शेल। फाइनल माइनस इनिशियल, हायर माइनस लोअर कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितनी एनर्जी का गैप है दोनों के दोनों शेल्स के बीच में। तो अगर मुझे E ऑफ N2 लिखना है, कैसे लिखूंगा, -13.6 Z का स्क्वायर। आपका एटॉमिक नंबर कितना है, Z है ना, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। E ऑफ N1 अगर मैं लिखना चाहूं तो इट इज व्हाट, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा ई निकालना है। मुझे क्या निकालना है, डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई क्या है, E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1। तो देखो ये कितना आएगा, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। करेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी आंसर, बिल्कुल आएगा। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आपका एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू शेल्स, वो क्या आएगा, डेल्टा ई। वो कितना आएगा, देखो ये तो देखो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्या करो, 13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बनेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल, ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर कोई से भी दो शेल्स दे रखे, कोई से भी रैंडम दो शेल है, जहां पे N1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, N2 क्या है, हायर ऑर्बिट, और उन दोनों के बीच में आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। कोई सा भी आपको दे रखा है, शेल दे रखे हैं N1 और N2, ट्रांजैक्शन दे रखा है 2 to 5 गया, 5 to 1 आया, जो भी दे रखा है आपको, आप यहां पे वैल्यू डाले हो, आपके पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन दोज टू शेल्स। क्लियर है, क्लियर है। डेल्टा ई इज 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसको मैं कैसे पढ़ता हूं, 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन छोटा स्क्वायर, 1 अपॉन छोटा स्क्वायर। N1 क्या है, छोटा है ना, छोटा शेल है, तो ये क्या है, छोटा, 1 अपॉन छोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहीं से ही एक खास बात समझ के आती है, यहीं से यार एक और आपका टर्म निकल के आ रहा है। जैसे आपका एक होती है एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। वैसे तो यार इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एग्जैक्टली क्या होती है, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं इसे, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन फिर भी इसमें हम लोगों को एक हल्का फुल्का आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी, ध्यान से देखना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट शेल is known as आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी यार प्रॉपर डेफिनेशन मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या सेंस में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से क्या सेंस में है, वो ये है। जैसे देखो आपका सिस्टम बनाए हम लोग, हमारे पिक्चर बनाए, ये रही आपकी भैया न्यूक्लियस, ठीक है। पहली बात देखो क्या बोल रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोले तो
n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट स्टेट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब आपको 1 पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको इनफाइनाइट पे मूव करना है। जैसे ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका फर्स्ट शेल है और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, और आपको इसको मूव कहां करना है, इनफाइनाइट शेल पे लेके जाना है। यानी सर्कुलर ऑर्बिट है, मेरे से सर्कल ये मुश्किल से बनते हैं, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है और इसको पकड़ के आपको इनफाइनाइट शेल पे लाके रख देना है, इनफाइनाइट शेल पे लाके रख देना है। तो बोल रहा है जितनी भी एनर्जी लगेगी ना इस प्रोसेस में, जितनी भी एनर्जी लगे उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। अगर आपका किसी भी शेल से किसी भी शेल पे जा रहा हो, एनर्जी डिफरेंस आपसे पूछे तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, करेक्ट। अभी देखो आपका ट्रांजैक्शन क्या हो गया, 1 पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और इन्फिनिटी पे गया, तो ये देखो ये कौन है, n1 है, लोअर ऑर्बिट है ना, ये क्या है आपका n2 है, हायर ऑर्बिट है ना। डेल्टा E क्या फॉर्मूला था, 13.6 z स्क्वायर, कोई सा भी z हो, z इसका एटॉमिक नंबर ले लो यार, z इसका एटॉमिक नंबर ले लीजिए, 13.6 z स्क्वायर अपॉन 1 बाय छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट। तो बस कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो, अब इसमें वैल्यू डाल दो, डेल्टा E इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर अपॉन 1 बाय छोटा स्क्वायर, छोटा कौन है, 1 है ना, लोअर ऑर्बिट, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 बाय इन्फिनिटी वो तो 0 हो गया, 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, इट इज व्हाट, माइनस 13.6 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13.6 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। यही इसको डेल्टा E की जगह चाहो तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में, जो कि जब ट्रांजैक्शन क्या है 1 टू इन्फिनिटी, तो वो क्या हो जाएगी एनर्जी, वही जो डिफरेंस एनर्जी वही क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी, वही क्या है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यार, इसको अगर एक अलग फॉर्मूले की तरह यूज करोगे तो यार आप लोग सोचोगे कि भैया बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नहीं यार, फॉर्मूला तो देखो यही था ना, देखो फॉर्मूला तो मैंने यही यूज करा, बस आपको ट्रांजैक्शन पता चला कि हाँ यार 1 टू इन्फिनिटी क्या है, तो n1 की जगह 1 डाल दिया, n2 की जगह इन्फिनिटी डाल दिया, फिर तो क्या है, खत्म है। तो इसको एज अ फॉर्मूला मत लीजिए, आप लोग ये चीज याद रखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको अगर ध्यान रहेगा तो फिर तो कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो, 2 टू इन्फिनिटी जाए ना, 3 टू इन्फिनिटी जाए, 3 टू 20 जाए, कुछ भी जाए, हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस, हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं यार, आपसे डायरेक्टली कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकता है कि कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम +1 आयन, ये पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकता है। तो कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, निकाल लो, हीलियम है ना, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो सीधा सीधा आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ नहीं, 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई आपकी क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या हो गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, 13.6 इंटू 4। कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे यार से, कुछ नहीं सॉल्व कर लेंगे, बताओ आसान है ना, बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो देखो यार, हम लोगों ने बोहर मॉडल में बहुत डिटेल में रेडियस के बारे में पढ़ लिया है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया है, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है ना। ये 3 ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ये 3 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यार उसके अलावा भी आपके 2 और टर्म्स होते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, ये इतने ज्यादा यार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब जब सारी चीजें कवर कर रहे हैं तो ये भी चीज आपको बिल्कुल बताएंगे ही बताएंगे। क्या है पहले आपका टाइम पीरियड, क्या है टाइम पीरियड, ठीक है। देखो पहले तो ये समझो क्या टाइम पीरियड होता क्या है, फिर हम लोग इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज टाइम required to complete one revolution, around the न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के इधर
एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है। जैसे देखो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। हमें पता है ना यार इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहा है। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, वो ही क्या होता है आपका टाइम पीरियड, वही क्या होता है टाइम पीरियड। ध्यान से देखो, हम लोगों ने यार बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है ना ये तो पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, बताना जरा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, बिल्कुल यार डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अच्छा जरा ये बताना कि अगर यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट करा और एक पूरा राउंड काट दिया इसका ऑर्बिट का, तो वो कितना डिस्टेंस चला है, ऑब्वियसली सरकमफ्रेंस जितना ही तो चला है। इलेक्ट्रॉन एक जब पूरा चक्कर काट के आएगा, एक जब पूरा आपका रिवॉल्व करके आएगा, रिवॉल्व करेगा एक पूरे चक्कर में है, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगा, उसके सरकमफ्रेंस जितना। तो डिस्टेंस कितना है 2πr, डिस्टेंस कितना है 2πr। और स्पीड कितनी है, स्पीड बोले तो वेलोसिटी है ना, डायरेक्शन वायरेक्शन छोड़ो, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट हमारे ना, 2πr अपॉन v। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब देखो यार टाइम पीरियड और नेक्स्ट जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी आने वाली है, उन दोनों के लिए हमारे को कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं रखनी। जैसे देखो रेडियस के लिए थी 0.529, मैंने बोला याद रखो, आपने करी भी। स्पीड के लिए क्या थी 2.18 इंटू 10⁶ याद करनी है। एनर्जी की क्या थी -13.6 और -2.18 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, वो भी आपको याद करनी है। लेकिन आपको जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के जो एक्सप्रेशंस आते हैं है ना, वो आपको याद नहीं करने, वो आपको कांस्टेंट याद नहीं करने। आपको बस क्या याद करना है कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, एन और जेड पे वो कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे देखो अगर मैं वो लिखना चाहूं, ध्यान से देखो, तो ये जो टाइम पीरियड आया है हमारा, जो टाइम पीरियड आया है, या फिर इसको चाहो तो ऐसे टी लिख दो, चाहो तो इसको टी लिख दो, है ना। वो देखो जो टाइम पीरियड आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। अच्छा जो रेडियस था वो क्या था 0.529 n स्क्वायर बाय जेड था, बिल्कुल। जो वेलोसिटी थी वो क्या थी 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n थी। तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z से। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, रेडियस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n स्क्वायर बाय z लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। केवल प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी की z बाय n है, तो यहाँ पे क्या लिख दो z बाय n। तो जो टाइम पीरियड था वो क्या आ गया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर। बस ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है। क्यों प्रोपोर्शनैलिटी क्यों याद रखनी है, क्योंकि देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमें पता है यार जो कांस्टेंट होता है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी ही नहीं है। आपको बस अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी पता है तो आपका बढ़िया तरीके से काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या होता है, जैसे टाइम पीरियड होता है, एक और होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एक और होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एक और होता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, इट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय एन electron, it is number of revolutions by an electron in 1 second, by an electron in 1 second around the nucleus। ठीक है, जैसे यार देखो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो आपका इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने आपके रिवोल्यूशंस काट ले रहा है, कितने आपके रिवोल्यूशंस काट ले रहा है न्यूक्लियस के अराउंड एक सेकंड में, यही उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। और हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो सीधी सीधी बात है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है n क्यूब अपॉन z स्क्वायर से, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल आ जाएगी z स्क्वायर अपॉन n क्यूब से। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो एक्सप्रेशन याद नहीं रखने हैं, उसके कांस्टेंट की वैल्यू भी याद नहीं रखनी है। इसमें अगर सवाल आएगा आपसे तो रेशियो का आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, वैसे तो नहीं आएगा। और अगर सवाल आता भी है तो रेशियो का सवाल आता है, और उसमें आपके जो कांस्टेंट होंगे वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यार बोहर मॉडल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है।
ड्रॉबैक्स मैंने अभी भी आप लोगों को नहीं बताए हैं। ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जब तीन चीजें हम पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको उसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा, तो वो आपको वो ड्रॉबैक बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ जाएंगे विच इज योर वेव क्वांटम मॉडल, ठीक है। तो चलो यार फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। पढ़ते रहो जोर और शोर से, बाय बाय।